आज हम लेके आए हैं आपके लिए ईएमआई का लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस के सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे। एक बार रिव्यू ले लें। सेल्फ इंडक्टेंस था क्या? यदि किसी कॉइल से करंट टाइम वेरिंग होगा, यानी टाइम के साथ या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो वो कॉइल खुद एक करंट जनरेट कर रही है, जिसको हमने नाम बोला था इंड्यूस्ड करंट। उस करंट की डायरेक्शन पे भी बात की थी। यदि उस कॉइल में से इंक्रीजिंग करंट जा रहा है तो जो करंट पैदा होगा वो इस तरीके से होगा ताकि वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज कर सके, और अगर उसमें से करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसे पैदा होगा ताकि वो डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट कर सके। इसका प्रूफ भी हमने देख लिया था। कुछ भी नहीं था, यूजिंग लेंस लॉ हमने देखा था। जिस तरफ फील्ड बढ़ रही है उसके ऑपोजिट फील्ड चाहिए, करंट किस तरीके से आएगा, सारी बातें हो गई थी। सेल्फ इंडक्टेंस में था क्या? कॉइल में से खुद का ही करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण एक इंड्यूस करंट आ रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था? खुद से करंट के चेंज के कारण एक नया करंट पैदा हो रहा था। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ध्यान से समझना। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? मान लो मेरे पास दो कॉइल्स हैं। दिस इज कॉइल नंबर 1, जिसमें से करंट जा रहा है मान लो I, एंड दिस इज वेरिएबल करंट। टाइम के साथ कम ज्यादा हो रहा है। और मेरे पास एक और कॉइल है, इंडक्टर बोल लो, कॉइल बोल लो, कुछ भी बोल लो, सॉलिनॉइड बोल लो, जिसको बस यूं ही रखा हुआ है। इसके साथ मैं गैल्वेनोमीटर लगा लेता हूं। इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ना कोई बैटरी है इसके पास, कुछ नहीं है। इसमें से करंट चेंज हो रहा है, दैट मींस इसमें से फील्ड चेंज हो रही है। सोलेनॉइड की फील्ड इज म्यू नॉट एन आई। करंट बदल रहा है, फील्ड बदल रही है, करंट बदल रहा है, फील्ड बदल रही है, करंट बदल रहा है, फील्ड बदल रही है। ध्यान से समझना, करंट बदल रहा है, फील्ड बदल रही है। बहुत सारी फील्ड लाइंस आ रही हैं, बहुत सारी फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना। यहां बदला करंट, इस कॉइल को मैं बोल रहा हूं, इस कॉइल को नाम दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल। दिस इज प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट बदला, यानी फील्ड बदली, यानी फ्लक्स बदली। अब हुआ क्या, मैंने इस वाली कॉइल को ऐसी जगह पे रखा है ताकि इसकी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, इसमें बनने वाली फील्ड लाइंस इसमें पास हो रही है, और अगर ये फील्ड लाइन चेंज होंगी तो जो इससे पास हो रही है वो भी बदलेगी, यानी फ्लक्स इन कॉइल 2, इसे बोल रहा हूं सेकेंडरी कॉइल, SECONDAR, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी को ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज प्राइमरी कॉइल। तो हो क्या रहा है, प्राइमरी कॉइल में I चेंज हुआ, I बदला, यानी प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है किसके साथ? लिंक्ड है किसके साथ? सेकेंडरी कॉइल के साथ। और अगर ये चेंज हुई, यानी सेकेंडरी कॉइल में भी फील्ड चेंज हुई, और सेकेंडरी कॉइल में फील्ड चेंज हुई तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुई। बी जो लिंक है सेकंड के साथ, अगर वो बदली, ये बदल रही है, कभी ज्यादा कभी कम, कुछ भी हो रहा है, इसी से भी लिंक्ड है, यानी इसके अंदर से पास होने वाली लाइंस भी बदल रही है, यानी इसमें फ्लक्स चेंज हो रही है, एक ईएमएफ पैदा होगा, यानी एक, सीधे लिख दो, करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूसेस इन सेकेंडरी कॉइल। बात समझ में आ रही बच्चे? इस फिनोमिना को क्या नाम दे दिया? इस फिनोमिना को नाम दिया
म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कोई मुझे बोले म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ फिनोमिना ऑफ generation of EMF in secondary coil when current in primary coil changes। इसको मैं बोल रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां ईएमएफ की जगह आप करंट भी लिख सकते हो। इट इज द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कॉइल, induced current in secondary coil when current in the primary coil changes, when current in the primary coil changes। बात समझ में आ रही है बच्चे? इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें। चल, मुझे क्या पता लगा, प्राइमरी कॉइल में करंट बदला, उसमें फील्ड बदली, वो फील्ड सेकेंडरी कॉइल से जुड़ी है, यानी सेकेंडरी कॉइल में भी फील्ड बदली, यानी सेकेंडरी कॉइल में एक फ्लक्स आई जो बदल रही है। और मुझे पता है ईएमएफ क्या होता है। व्हाट इज माय ईएमएफ? इट इज माइनस डी फाई बाय डी। अगर फाई बदला तो ईएमएफ पैदा हुई। इसी फिनोमिना को नाम दे दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो आगे चलते हैं। सिंपल सी बात थी, आगे चलते हैं। इसे बनाए रखेंगे, अभी इस डायग्राम को बनाए रखेंगे, इस डायग्राम को बना के रखेंगे। चलो, अगर मैं प्राइमरी का करंट बढ़ाऊं, प्राइमरी का करंट बढ़ा दूं, अगर मैं प्राइमरी कॉइल में जो करंट जा रहा है उसे बढ़ा दूं, इसे I1 मान लो थोड़ी देर के लिए, यानी प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। प्राइमरी का करंट बढ़ाने पे प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, यानी जो सेकेंडरी से मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंडरी से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है वो भी बढ़ी, यानी सेकेंडरी का फ्लक्स भी बढ़ गया, सेकेंडरी का फ्लक्स भी बढ़ गया। तो मैं बोल सकता हूं फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। बात समझ में आ रही है? जितना इसमें करंट बढ़ाओगे उतना इसमें फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो मैं लिखूंगा फ्लक्स इनटू, इसे लिखो टोटल फ्लक्स इनटू, टोटल फ्लक्स इनटू डिपेंड कर रहा है इसमें कितना करंट है। कांस्टेंट हटाया तो मैं एक m कांस्टेंट से, कांस्टेंट जिसको मैं बोल रहा हूं m, उससे रिप्लेस कर रहा हूं, and this constant is known as coefficient of mutual inductance। This is known as coefficient of mutual inductance, coefficient of mutual inductance। वहां पर क्या आ रहा था? coefficient of self inductance। वहां पर भी एक बात ध्यान से नोट करने के लिए बोला था, मैं अगर m को लिखूं, अगर मैं साइड चेंज करके m को लिखूं, सेकेंडरी की टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी का करंट, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा प्राइमरी का करंट बढ़ेगा तो m बढ़ेगा। क्यों? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, m मेरा कांस्टेंट रहेगा। m डिपेंड्स ओनली ऑन जियोमेट्री। प्लीज लिख लेंगे, m डिपेंड्स ओनली ऑन जियोमेट्री। जियोमेट्री जैसे लेंथ क्या है, रेडियस क्या है, एंड सो ऑन। इसे देखेंगे आगे, बट याद रखेंगे इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी करंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन सेकेंड की फ्लक्स। ये आपस में डिपेंडेंट है, ये बढ़ा ये भी बढ़ा प्रोपोर्शन में, ये बढ़ा ये भी बढ़ा प्रोपोर्शन में, तो ये कांस्टेंट रह रहा है। और ये कांस्टेंट डिपेंड किस पे कर रहा है? ओनली ऑन ज्योमेट्री। ये करेगा कॉइल्स की ज्योमेट्री और अरेंजमेंट, ये लिख लो, एंड अरेंजमेंट ऑफ कॉइल, and arrangement of coil, and arrangement of coil। ये डिपेंड करेगा
सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री। और कॉइल्स किस तरीके से अरेंज की है, देखो ना यार, जितना पास रखोगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा। अगर मैं इसे ऐसे रख दूं, एक यहां, कुछ भी लिंक नहीं है, तो अरेंजमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, अरेंजमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। चल, इतनी बात समझ में आई? आगे चले, चल आगे चलते हैं। यूनिट की अगर मैं बात करूं, फ्लक्स किसमें था, वेबर, करंट एम्पियर, तो यूनिट इज वेबर पर एम्पियर। इसकी यूनिट क्या है, हेनरी, HENRY। सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्टेंस की कोफिशिएंट की भी यूनिट हेनरी थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोफिशिएंट की भी यूनिट हेनरी है। फर्क नहीं है यार, फर्क बिल्कुल नहीं है। चलो इतनी बात हो गई, एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। चलो मिटा दो ये। अच्छा, मुझे ये पता लग गया सेकंड में फ्लक्स जो होने वाली है, सेकंड में फ्लक्स होने वाली है, तो ईएमएफ कितनी पैदा होगी, ईएमएफ मुझे पता है -d∅/dt। किसमें ईएमएफ निकालनी है, सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी की टोटल फ्लक्स पता होनी चाहिए, यानी -d/dt ऑफ mi1 का करंट, m एक कांस्टेंट है तो -m di1/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी में करंट बदला, इसमें फ्लक्स बदली तो ही ईएमएफ आई, तो करंट किसका बदला, प्राइमरी का। और देखो वेरिएबल करंट है तो ईएमएफ आएगी, अगर di/dt जीरो है, किसकी डिफरेंशिएशन जीरो थी, कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट बहेगा पहली में तो कोई ईएमएफ नहीं आएगी दूसरी में, इट हैज टू बी वेरिएबल करंट। तो मेरे पास ईएमएफ कितनी आई, -m di1/dt, ये मेरी ईएमएफ जनरेट हुई। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो m di/dt, m di/dt। बात समझ में आई? चलो, पहले में हुआ करंट चेंज भाई, पहले में हुआ करंट चेंज, हुई फील्ड चेंज, फील्ड जुड़ी थी दूसरी से, दूसरी में हुई फ्लक्स चेंज, वहां आई ईएमएफ। तो जो ईएमएफ पैदा हुई पहले के करंट के चेंज पे डिपेंड कर रही है। तो यहां से मैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर रहा हूं, m इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं। चलो मैं m को यहां लिख सकता हूं साइड चेंज करके, my m is emf over di1/dt। और अगर मैं बोलूं लेट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल भी 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो मैं लिख सकता हूं my m would be equal to emf। so what is my coefficient of mutual inductance, तो लिखेंगे it is that emf, my m is equal to that emf which is generated in secondary coil। emf कहां हो रही है, secondary coil, when rate of change of current in primary coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। बात समझ में आई? म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन समझ आनी चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस की कोफिशिएंट की डेफिनेशन अब पूरी तरह क्लियर आपकी होनी चाहिए। चलो आगे चले, चलो एक सवाल करके देखते हैं, एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कंसेप्ट बनेगा आपका। ठीक है, मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चंस नहीं करा था कि फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी आंसर आ गया ना, ऐसी बातें नहीं करनी। अगर ऐसी बातें करनी है तो पढ़ना ही क्यों है। सवाल लिखो, चलो बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस
coefficient of mutual inductance for the pair of concentric coils, for the pair of concentric coils, और बोल रहा है इनका रेडियस R1 is much greater than R2। एक ये कॉइल है, गोल चक्कर है, गोल चक्कर, एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है। बड़ी वाली का रेडियस R1, छोटी का R2, और बोला जा रहा है बाहर वाली कॉइल में करंट जा रहा है I1। बाहर वाली कॉइल में करंट जा रहा है I1। मुझे बोल रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द गिवन कंसेंट्रिक कॉइल्स। बेसिक पे आओ, बेसिक पे क्या किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए? पहली में करंट आया, उसकी वजह से पहली में फील्ड आई, वो फील्ड जुड़ी थी सेकेंडरी से, जिसकी वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स आई। तो सबसे पहली बात क्या है, प्राइमरी में करंट था, दिस इज माय प्राइमरी, करंट पता है, बोल रहा है दिस इज माय प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी का कॉइल का करंट पता है। प्राइमरी कॉइल ने फील्ड दी जो सेकेंडरी से जुड़ी थी, और देखो प्राइमरी कॉइल ने फील्ड दी जो सेकेंडरी कॉइल से पास हो रही थी, तो इसकी वजह से फील्ड मैं सेंटर पे निकाल लेता हूं, वही मेरी सेकेंडरी कॉइल से पास हो रही है। तो व्हाट इज फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल? म्यू नॉट I1 by 2 रेडियस R1। फॉर्मूला याद है ये सारे, म्यू नॉट I by 2a होता था, म्यू नॉट I by 2a। यहां a क्या है, रेडियस, रेडियस इज R1। यही फील्ड, ये किसने फील्ड दी? प्राइमरी ने, और यही फील्ड तो सेकेंडरी से जा रही है। यही फील्ड सेंटर पे फील्ड है, ये सेंटर पे, और कॉइल ऐसे है तो ये सारी फील्ड सेकेंडरी से जा रही है, तो यही फील्ड किसकी हो गई? सेकेंडरी से पास करने वाली। तो मुझे B2 मिल गई, मुझे B2 मिल गई। अब मुझे क्या निकालनी है? सेकेंडरी से फ्लक्स। फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी इज B डॉट A cos थीटा। यार फील्ड कैसे जा रही होगी? या तो ऐसे, या तो पीछे से घूम के ऐसे, यानी इस एरिया वेक्टर के साथ, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर। B और A के बीच में क्या होने वाली है? B2 लिख लो ना, इधर A2 लिख लो, सेकंड का एरिया। सेकंड से फ्लक्स निकाल रहा हूं तो सेकंड में जाने वाली फील्ड और सेकंड का एरिया। फील्ड सेंटर में कैसे जाती है कॉइल के? करंट इधर तो फील्ड ऐसे, या फिर करंट इधर तो फील्ड ऐसे, तो परपेंडिकुलर ही जा रही है। तो एरिया वेक्टर के साथ क्या? एरिया वेक्टर भी इधर, फील्ड भी इधर, 0, cos 0 इज 1। हम बेसिक कांसेप्ट से चल रहे हैं सारे। यानी मेरी फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड कॉइल इज B क्या आया? म्यू नॉट I टू R1 इंटू एरिया सेकंड का पाई R2 स्क्वायर। सेकंड से जाने वाली फ्लक्स भी मिल गई, सेकंड से जाने वाली फ्लक्स भी मिल गई। और हमने देखा क्या था? सेकंड से पास होने वाली फ्लक्स को क्या लिख दिया था? M I1। सेकंड से पास होने वाली फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले से पास होने वाला करंट, उसी को हटा के प्रोपोर्शनलिटी का M लगाया था, तो इसी को लिख लो, इक्वल्स टू M टाइम्स करंट थ्रू 1। ये I1 है, I1 से I1 मर गया, तो मेरे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आया? म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर ओवर 2। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का, ये कंसेप्ट बिल्डिंग सवाल है, स्टेप्स लिख लो। पहले से फील्ड निकाली, वो दूसरे से पास हुई, दूसरे से फ्लक्स निकाल ली टोटल, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए? M टाइम्स I1 इन प्राइमरी का करंट। I से I कट गया, I1 से I1 कटा, मुझे M की वैल्यू मिल गई। हाँ जी, बात समझ में आई? चलो एक और सवाल करें ऐसा, खुद ट्राई करोगे, खुद ट्राई करोगे बच्चे? देखो ये सवाल भी है, ये सवाल भी है, और एनसीईआरटी में डेरिवेशन भी है। हमें डेरिवेशन से क्या करना? हम अगर सवाल पूरा कर देंगे तो पता ही डेरिवेशन तो आएगी, रटना थोड़ी है। जो स्टेप्स लगाने हैं लगाओ, अपने आप डेरिवेशन तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। स्टेप्स लगाते हैं, सवाल क्या है? सवाल लिख लो, इसे डेरिवेशन मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे सवाल मान लो, चाहे डेरिवेशन मान लो, कुछ भी मान लो। बोल रहे हैं दो कॉइल्स हैं,
रंग बिरंगे मार्कर ले लेते हैं। एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, क्या है, सोलेनॉइड टाइप ही है, इंडक्टर ही है, और एक कॉइल बिल्कुल इसके कोएक्सियली पास कर रही है, थोड़ी छोटी है। एक कॉइल इसके कोएक्सियली पास कर रही है, छोटी। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं? लेंथ दोनों की बराबर है, लेंथ दोनों की L है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n अलग अलग है, स्मॉल n अलग अलग है, याद रखना, स्मॉल n मेरे अलग अलग हैं। अंदर वाली के टर्न्स n1 रेडियस r1, बाहर वाली के टर्न्स n2 रेडियस r2। अंदर से करंट जा रहा है I1, यानी प्राइमरी कॉइल कौन सी है? अंदर वाली, ये छुटकू मुटकू सी कॉइल जो आपको दिख रही है, दैट इज माय प्राइमरी कॉइल। मुझे बोल रहा है अगेन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। ट्राई करो यार, ट्राई करो, ट्राई करो। पहले प्राइमरी से करंट पता है तो प्राइमरी की फील्ड निकालो, क्या होगी? हमें सोलेनॉइड के बीच में फील्ड निकालना नहीं आती, तो फील्ड ड्यू टू प्राइमरी क्या होगी? म्यू नॉट N1 I1, म्यू नॉट N1 I1। फील्ड इन अ सोलेनॉइड उसकी एक्सिस के अलोंग होती है हमेशा, अंदर सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग है, कितनी है? V1। और अगर ये फील्ड यहां से पास कर रही है तो बड़े वाले के तो बीच में से कर ही रही है, यानी यही सारी की सारी फील्ड B2 से भी पास कर रही है, यानी B2 इज म्यू नॉट N1 I1। ये सारी की सारी फील्ड जो प्राइमरी ने दी वो सेकेंडरी के बीच में से तो जा रही है, कंसेंट्रिक ही तो है यार, कंसेंट्रिक ही तो है। अब मुझे क्या करना है? मुझे फ्लक्स टू सेकंड से फ्लक्स निकालनी है, यानी सेकेंडरी कॉइल से मुझे फ्लक्स निकालनी है। बहुत सिंपल सी बात है यार, सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालनी है। चलो सेकेंडरी कॉइल के ना देखो, ये वाली फील्ड म्यू नॉट N1 I1, म्यू नॉट N1 I1 सेकेंडरी के हर एक लूप से जा रही है। देखो अब लूप्स बढ़ गए तो अब दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? जो ये मेरी फ्लक्स जा रही है phi2, ये किससे जा रही है? ईच लूप से, ईच लूप से, हर एक लूप से पास हो रही है बाहर वाले के, तो मैंने फ्लक्स निकाल लेता हूं थ्रू ईच लूप। पहले मैं फ्लक्स निकालूंगा थ्रू ईच लूप, थ्रू ईच लूप। सेकेंडरी के हर एक लूप से कितनी जा रही है? बहुत सिंपल, B2 इंटू A2 cos थीटा भी है, देख लेना, 0 है। फील्ड भी इस तरफ और ये कॉइल ऐसी है तो इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ 0, तो cos 0 1। B2 कितनी है? म्यू नॉट N1 I1 इंटू एरिया किसका, जिससे फ्लक्स निकाल रहे हो, बड़ी से, पाई R1 स्क्वायर। ये थी हर एक लूप से, तो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी से कितनी जा रही है? नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाई कर दो। ये N2 नहीं है नंबर ऑफ लूप्स, ये है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। माय N2 इज टोटल नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लूप्स कितने आए? N2 इंटू L। तो मेरी टोटल फ्लक्स कितनी आ जाएगी? टोटल फ्लक्स, लास्ट टाइम पिछले सवाल में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक ही लूप था, तो टोटल फ्लक्स आ गई N2L इंटू म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। और एरिया दूसरे का चाहिए, सॉरी R2 है। आहा, अभी तक तो कमेंट में लिख भी दिया होगा, गलती कर दी सर आपने। R2 जिससे फ्लक्स निकाले भाई उसी का एरिया लेंगे तो R2 स्क्वायर लेंगे, यानी मेरी टोटल फ्लक्स आई म्यू नॉट N1 N2, दिस इज I1 याद रखना, I1 L पाई R2 स्क्वायर। दिस इज टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 I1 L पाई R2 स्क्वायर, म्यू नॉट N1 N2 I1 L पाई R2 स्क्वायर। और मुझे पता है टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज इक्वल टू M टाइम्स टोटल करंट थ्रू प्राइमरी। तो मैं इसे लिख सकता हूं M टाइम्स I1, I1 से I1 मरा तो मेरा M क्या
L पाई R2 स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। और हमने क्या बोला था, m सिर्फ ज्योमेट्री पे, ओरिएंटेशन पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। देखो ना फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, ना करंट पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स ज्योमेट्री, लेंथ ज्योमेट्री, रेडियस ज्योमेट्री, पाई तो कांस्टेंट है। बात समझ में आई? ये डेरिवेशन है जो आपने सवाल की तरह कर दी, तो इसे स्टार मार्क करके लिख लो। सीबीएसई में डेरिवेशन भी है, ये एक डेरिवेशन भी है। मिटा दे इतना, चल मिटा दिया इतना, मिटा दिया इतना। तो मुझे क्या मिला, m इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 l पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया किसका, सेकेंडरी का, म्यू नॉट n1 n2 लेंथ इनटू एरिया ऑफ सेकेंडरी। ध्यान से समझना, एरिया ऑफ सेकेंडरी ये इसका एरिया यानी एरिया ऑफ बेस, और लेंथ क्या है, इसकी लेंथ। एक तरह से ये सिलेंडर ही बन रहा है, ये टर्न्स ना बहुत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। ये एरिया गिवन है और इनटू लेंथ हो रहा है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट n1 n2 वॉल्यूम ऑफ सेकेंडरी कॉइल, वॉल्यूम ऑफ सेकेंडरी कॉइल। क्यों, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट या एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ इज v2, v2 इज वॉल्यूम ऑफ सेकेंडरी कॉइल। बात समझ में आई बच्चे, बात समझ में आई या नहीं? चलो बात समझ में आई। म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज, इसकी फील्ड चेंज, इसकी फील्ड इससे जुड़ी है, इसकी फील्ड इससे जुड़ी है, यहां फ्लक्स चेंज, यहां ईएमएफ पैदा आएगी, और जो फ्लक्स इसमें आएगी वो इसके करंट पे डिपेंडेंट है। वहीं से m की फॉर्मूला आ गया, वहीं से m की डेरिवेशन आ गई, डेफिनेशन आ गई। और असल में ये डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में डेरिवेशन गिवन है, बट हमें तो अब क्या है, हमें तो सवाल की तरह करना। कितना सिंपल है, पहले या करंट बताओ तो उसकी फील्ड निकाल लेंगे, वो फील्ड दूसरे से जा रही है, वो फील्ड दूसरे से जा रही है, यानी दूसरे की फील्ड पता लग गई, दूसरे की फील्ड पता लग गई, दूसरे से फ्लक्स निकाल लो, दूसरे का एरिया और फील्ड को मल्टीप्लाई करके। मोस्टली ये थीटा 0 ही होने वाला है, फिर उसे m इंटू I1 से कंपेयर कर लो, m की वैल्यू झट से आपकी आ जाएगी। बात समझ में आई बच्चे, बात समझ में आई या नहीं? तो ये बात थी आपके सेकंड लास्ट टॉपिक, ईएमआई के सेकंड लास्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। इतना ही है, इतना ही है, सारे कंसेप्ट निकाल चुके हैं। और अगला यानी जो लास्ट लेक्चर हमारा होने वाला है ईएमआई पे, इट वुड बी रिगार्डिंग एसी जनरेटर। बिल्कुल 10वीं में पढ़ा था एसी जनरेटर, एसी जनरेटर 10th में पढ़ा था आपने, उसी से रिगार्डिंग बात है। थोड़ा डीप में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन तो करेंगे ही करेंगे, 10वीं में भी की थी, अभी भी करेंगे। और तुम्हें पता है जो मैथ्स इसमें इन्वॉल्व होने वाला है वो हम कर चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था जनरेटर में फ्लक्स कैसे चेंज होती है, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, फील्ड भी कांस्टेंट है, ये रोटेट हो रहा है, याद है, रोटेटिंग लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग लूप, वही मैथ्स है इसका। तो एक तरीके से रिवीजन हो रही है, एनसीईआरटी में अलग टॉपिक दे रखा है बिना मतलब का, वही हम करने वाले हैं। एक बार उसकी बात कर लेंगे, क्योंकि आ जाता है 5 नंबर में आ जाता है कि बनाओ, कंस्ट्रक्शन बताओ, वर्किंग बताओ, बट हम कर चुके हैं किसमें, रोटेटिंग लूप्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे पढ़ते रहें, टाइम का सदुपयोग करें, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल, ठीक है? चलो मिलते हैं अगली बार, जय हिंद।